अच्छा जी, सबसे जो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि जी एक बॉक्स है, अ बॉक्स इज सस्पेंडेड बाय अ रोप इज पुल्ड टू वन साइडेड बाय हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड द टेंशन इन द रोप। अच्छा, जो बेसिकली टेंशन पूछना चाह रहा है कि उसमें वो कम होगी, ज़्यादा होगी या चेंज होगी, किस तरह से होगी। तो मेरा जहाँ तक ख्याल है, अगर किसी को इसका आंसर पता है पहले वो मुझे बताते हैं, किसी को पता है, या अगर मैं बता दूँ अगर पहले, तो वैसे इतना मुश्किल नहीं है, ये इजी है। ये ग्रेटर देन बिफोर है। जी जी, आंसर इसका ग्रेटर देन बिफोर है, लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ। ये आपके पास एक रोप थी, ठीक है। अगर अच्छा, मुझे जहाँ पे मैं मिस्टेक करूँ मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि इसका मुझे इतना आइडिया नहीं हर एक आंसर का, हर एक जो है ना क्वेश्चन का। तो वो ये कह रहा है कि अगर इस टॉप के साथ हम एक बॉक्स नीचे अटैच कर देते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एम जी है वो भी उसकी वजह से जो है इसकी टेंशन इंक्रीज हो जाएगी। और जब हम इसको फोर्स लगाएंगे हॉरिजेंटल, तो जाहिर सी बात इसका जो टेंशन है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका जो आंसर है वो ग्रेटर देन बिफोर है। माइक जो है ज्वाइन एंड रिकनेक्ट ज्वाइन, आवाज़ क्या हुआ मुझे अब। अच्छा, जिसका आज इस जो है ना स्पेशली पेपर्स में, अगर किसी ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर किसी ने कोई बात शेयर करनी हो तो इनबॉक्स में ना करे, वो आवाज़ जो है ना अपनी उसको करके कर ले। ठीक है जी, जी कंटिन्यू करती हैं, उसका मसला है, अपने माइक का मसला है उसका। ठीक है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो हमारे पास ये आ रहा है कि जी वो कह रहा है चाइल्ड वॉक 5 मीटर नॉर्थ। मैं चीज डिस्कस करना चाहूंगा, ग्रेटर देन बिफोर कैसे हो सकती है? वो इस तरह से हो एक तो सकती इस है, चीज का मैं बता देता हूँ आपको वो किस तरह से होती है। वो ये कह रहा है कि ये आपके पास एक रोप थी, ठीक है, एक रोप है, इसकी अपनी एक टेंशन है, सही है, जो कि हमें इसकी रोप की अपने मैस की और उसकी ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। अब वो ये कहता है कि अगर इसके साथ हम एक बॉक्स अटैच कर दें, ठीक है, एक बॉक्स, और उस बॉक्स को अटैच करने के बाद अगर उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं हॉरिजेंटली, यानी यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है इसका अपना एक मैस होता है, ठीक है। उसकी वजह से एक तो टेंशन इसकी रोप की इंक्रीज हो रही होगी, और जब हम इसके ऊपर एक दोबारा एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं, लगाएंगे हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे देखें ना कि वो कह रहा है कि अटैच तो है, उससे हमने कंपेयर करना है कि अगर अटैच को भी हम पुश करें लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे, जी जी, मैथ के बगैर तो टेंशन नहीं होगी ना उसकी। नहीं नहीं, मैं जो है ना जो टेंशन होती है बेसिकली, अगर वो कोई भी मटेरियल किसी रोप के साथ सस्पेंडेड है, तो वो जाहिर सी बात है टेंशन क्रिएट कर रहा होगा रोप के अंदर। वो एम जी होगी, ठीक है, हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको नॉर्मली देख लें वो एम जी के इक्वल है। वो एम जी की हो रही। अब यहाँ पे एक फोर्स अटैच हुई है एक्सटर्नली, मतलब जो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स है। तो जब इस पे कोई भी फोर्स अप्लाई होगी हॉरिजॉन्टल, तो जाहिर सी बात इसकी टेंशन इंक्रीज होगी, डिक्रीज तो हो नहीं सकती, अनचेंज भी नहीं हो सकती, तो जाहिर सी बात है फिर इंक्रीज ही होने के चांसेस है। तो इसका आंसर सी नहीं जो ये है वो। देखें ना जब वो, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं इसके बारे में। जी जी, जी जी, ये देखें, अगर आप फोर्स लिए ना, फोर्स 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 के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। इसके दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे सही। फोर्स के। जो वाई एक्सिस के अलोंग होगा ना, यानी कि वो टेंशन में ऐड हो जाएगा, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो उसको मूव करवा देगा। दोबारा बताएं जरा। फोर्स तो हम सिर्फ लगा रहे हैं अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्सिस लगा रहे हैं ना। फर्स्ट करें, मैथ लिया हुआ है, जी जी, ये फोर्स ली हुई ना, जब फोर्स एक्ट करेगी इसको हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एक एक्स एक्सिस के अलोंग, एक वाई एक्सिस के अलोंग। ठीक है। और जो वाई एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो एमजी में ऐड हो जाएगा, और दूसरा जो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट होगा वो उसको फर्दर मूव करवा देगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, चीज़ क्लियर हुई है से किसी को? अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो वो ज़रा बता दें, ताकि हम इसको फिर नेक्स्ट मूव करें। मुझे क्लियर है सर। ठीक मुझे है। इसमें कुछ है डाउट है, लेकिन मैं इसको बाद में देख के मैं आपको बता दूंगा ये ठीक नेक्स्ट है। मूव करें। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर किसी में डाउट है तो हम इस तरह कर सकते हैं कि हम उसको, जो भी अगर किसी एक को पता हो उसका, तो वो फर्दर ग्रुप के अंदर शेयर कर दे इसको ना, सॉल्व करके। ठीक है जी, ताकि जो है ना हम एक दफ़ा सारा कंप्लीट कर लें, हर एक क्वेश्चन को ज़रा डिस्कस करके, यानी इसमें वो फोर्स और टेंशन की बात कर रहे हैं तो सारी वो चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि चाइल्ड जो है वॉक कर रहा है 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जाता है। यानी अगर सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्थ और साउथ का वो एक 21 सन का पेपर है। ये 2012 एंड 2014, ये यहाँ पे ऊपर मेंशन हुआ है।
ये मैं आई थिंक पेपर जो है ना, जैसे मैं सॉल्व कर मेरे ख्याल में ग्रुप में शेयर हुए हुए हैं, अगर नहीं हुए तो मैं इस क्लास के बाद वहाँ पे शेयर कर दूँगा ग्रुप में। अच्छा जी, सबसे पहले हम एक ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे नॉर्थ होता है आपके पास, यहाँ पे साउथ होता है, यहाँ पे वेस्ट होता है और यहाँ पे ईस्ट होता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ए चाइल्ड वॉक करता है सबसे पहले नॉर्थ की तरफ, यानी वो 5 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और उसके बाद वो कह रहा है देन 4 मीटर ईस्ट, वो फिर ईस्ट की तरफ जा रहा है 4 मीटर, और देन वो फाइनली 2 मीटर जा रहा है साउथ की तरफ, देन वो दोबारा साउथ की तरफ 2 मीटर जा रहा है। और सबसे पहले उसने पूछी रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, वो कह रहा है जी जितना डिस्प्लेसमेंट इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड वो फाइंड करना चाह रहा है, यानी कि जो भी उसका मैग्नीट्यूड आएगा वो फाइंड करना है। अच्छा, सबसे पहले जहाँ तक मेरा ख्याल है कि सबसे पहले ये जो दो रिजल्टेंट वेक्टर्स हैं इनको हम आपस में कर लेंगे, क्योंकि ये एंटी पैरेलल है आपस में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 5 - 2 आ जाएगा 3 मीटर। ठीक है, और जब 3 मीटर आएगा, अब जाहिर सी बात है जो आपके नॉर्थ है वो बड़ी क्वांटिटी है, तो ये आपकी डायरेक्शन इसकी अपवर्ड की तरफ होगी, और यहाँ पे आपका जो है ऑलरेडी 4 मीटर जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास 3 मीटर आ गया नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ हम हमारे पास आ गए 4 मीटर, और ये जो हमारे पास वेक्टर होगा वो यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर होगा, जिसे हम आर से चलें, लेट्स को डोनेट कर देते हैं। अब आर से जो है इसका अब हमें फार्मूला पता है कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये आई थिंक 9 and 16 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट जो है मेरा ख्याल में 5 होता है, तो ये 5 इसका आंसर है। अच्छा जी, इसके ये क्लियर है, ये इसमें एक मसला तो नहीं है, यहाँ मैं रिपीट कर दूँ अगर कोई क्वेश्चन में है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ठीक है जी, अब इसमें नेक्स्ट जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन है, उसमें वो ये कह रहा है कि द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट अ स्प्रिंग, स्प्रिंग को रिप्रेजेंट करिए हैंगिंग वर्टिकली, और उसमें जो स्ट्रेच है वो इतना उसने दिया हुआ है, इतना मीटर है, और उसने बताई हुई फोर्स न्यूटन, न्यूटन में फोर्स दी हुई है ब्लॉक की, कि जो फोर्स अप्लाई हो रही है न्यूटन की, जो स्ट्रेच कर रही है स्प्रिंग को, वो है हमारे पास 5 न्यूटन। तो वो भी ये पूछना चाह रहा है कि द स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इज एट रेस्ट इन द पोजीशन शोन। ठीक है जी, अब जो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, अच्छा वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे पूछना चाह रहा है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे मेरे को ये वैल्यू नहीं समझ आ रही कितनी है, 0.0, ठीक है ठीक है, ये यही वैल्यू हमारे पास। जी जी, क्या कह रहे हैं? 0.075 की वैल्यू है जी, ये, 0.0, ठीक है। तो यहाँ पे वो हमारे पास F = kx का फार्मूला होता है, वो लगेगा। यहाँ पे k हमारे पास जो है वो कांस्टेंट है, जो वो पूछना चाह रहा है हमें बेसिकली, और यहाँ पे हमारे पास फोर्स भी गिवन है और हमारे पास स्ट्रेच भी गिवन है, तो यहाँ पे k = F/x वाला फार्मूला लगेगा। तो इसमें अगर कोई साथ साथ अगर डिवाइड करके सॉल्व कर ले तो मुझे बता दें कि इसका क्या आंसर आता है। आई थिंक इसका इस पे टिक है 67 पे, मतलब 5 वो हो जाएगा 0 पॉइंट, इसने कुछ और तो नहीं यहाँ पे किया हुआ है, 5/0.075 हो जाएगा। तो इसको फिर देख लीजिएगा कि किसकी इक्वल है। ठीक है, 66.67 आंसर आता है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है। अच्छा जी, 13 भी हमारे पास हो गया कवर। अब हमारे पास 14 जो क्वेश्चन है उसमें ये कह रहा है कि अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ रूफ, रूफ में एक बॉल ड्रॉप हो रही है सेम टाइम एज अनदर बॉल इज थ्रोन, उसी टाइम के ऊपर एक बॉल जो है ना अपवर्ड थ्रो होती है। तो द टू बॉल्स, अब वो दोनों बॉल्स के पूछ रहा है जी कि 67 आता है। ठीक है जी, ठीक। अब वो दोनों बॉल्स का पूछ रहा है कि उसमें सेम वेलोसिटी होगी जब वो ग्राउंड पे रीच करेंगे, उसमें सेम एक्सेलरेशन होगा वो ग्राउंड पे रीच करेंगे, और उसमें सेम रीच ग्राउंड करेंगे सेम टाइम पे। पहली बात, सेम टाइम पे तो रीच कर ही नहीं सकता ना, ये तो पहले पॉसिबल ही नहीं है, नॉन ऑफ दीज जो आपके पास नहीं है, क्योंकि एक वो ये आपके पास रूफ है, यहाँ पे एक बॉल है वो यहाँ पे नीचे ड्रॉप कर रहा है, ठीक है, और सेम टाइम पे वो नीचे, समझ लीजिए आपके पास रूफ है, यहाँ से अपवर्ड एक बॉल थ्रो कर रहा है, ठीक है। तो अब हमें एक चीज़ को पता होना चाहिए कि इसका जो है ना सेम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा, जैसे वो नीचे ड्रॉप होंगी ना दोनों बॉल्स में, हमें एक चीज़ का कंफर्म इस चीज़ का पता है कि उसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो सेम होगा। तो इसका मेरा जो ख्याल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर ये आता है। बाकी अगर इसमें कोई और चीज़ ऐड करना चाहे तो वो कर सकता है इसमें ऐड। हाँ, बस ये बात याद रखने वाली है कि ग्रेविटेशनल जो फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, जिनके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही होती है, वो ग्रेविटी के अंडर ही फॉल हो रहे होते हैं, जी उन सबका उन सबका एक्सेलरेशन वो सेम होता है, वो जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। जी बिल्कुल, बी है। इसका बी जो है वो आंसर सही है। अच्छा, उसके बाद हम 15 पे आ जाते हैं। उसमें 15 में ये कह रहा है कि सबसे पहले एक बॉल का मैस दिया हुआ है 300 ग्राम, एट रेस्ट इज स्टक विद द बैट और विद द फोर्स, उसमें फोर्स जो है 150 न्यूटन है। इफ द बैट वाज इन कॉन्टैक्ट
विद द बॉल इतने सेकंड के लिए अगर वो कांटेक्ट होता है तो वो बॉल की वेलोसिटी पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पे इसका मैंने एक फार्मूला, इम्पल्स का फार्मूला पढ़ा था, यहाँ पे जो हमें ड्राइव होता है, तो अगर वो किसी को पता है, ये आई थिंक होता है इस तरह से, अगर मैं गलत करूँ तो मुझे बता दीजिएगा ज़रा। यहाँ पे हमारे पास मैथ भी गिवन है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, फोर्स भी गिवन है और हमारे पास टाइम भी गिवन है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू न्यूटन टाइम डिवाइडेड बाय मास, तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। अभी एक इम्पल्स का फार्मूला उसने किस तरह यूज़ किया इसका मुझे आइडिया नहीं है, अगर आप इसमें अगर किसी को पता है तो वो आप शेयर कर दें कोई भी। अच्छा उसमें एक और मैं, सॉरी यही फार्मूला है ना इम्पल्स का, ठीक लिखा है आपने। जी जी फार्मूला मैंने सही लिखा है, लेकिन अच्छा इसमें एक चीज़ आपने नोट करनी है कि आपने इस ग्राम को जो है ना केजी में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम आप जो है ना 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा इसमें। तो बाकी आप जो भी वैल्यू पुट करेंगे, अब आई डोंट नो इसका आंसर किसमें इसमें से कौन सा है। इसमें सिर्फ आपने न्यूटन 150 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय आई थिंक 0.03 उसका, और 0.3 होगा केजी, उससे आंसर इसका आ जाएगा। अब अगर किसी को पता है तो बता दें आंसर, ताकि हम इसमें 10 आता है, ठीक है जिसका आंसर 10 आता है, इसका आंसर डी है। उसके बाद हमारे पास 16 क्वेश्चन है, उसमें ये कह रहा है कि व्हेन टू सरफेसेस आर इन कांटेक्ट द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम डज नॉट डिपेंड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो कह रहा है कि अगर दो सरफेस आपस में कांटेक्ट होती हैं तो उसमें इनमें से कौन सी जो चीज़ है जिस पे वो फ्रिक्शन की आपकी डिपेंड नहीं हो सकती। तो फ्रिक्शन के लिए ना सबसे पहले एक चीज़ ज़रूरी है कि जो फ्रिक्शन फोर्स होती है ना वो जब डिपेंड करती है, सबसे पहले आपको पता चाहिए कि वो एक तो मटेरियल के जो है ना दोनों के उसके फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि कितनी फोर्स लग रही है, दूसरा उसकी कोफिशिएंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि जो मटेरियल हम कर रहे हैं। और जो वो डिपेंड नहीं करती तो दो चीज़ों पे करती है, एक तो एरिया पे नहीं डिपेंड करती, और दूसरा जो होता है उसके जो स्लाइडिंग सरफेस होता है, यानी अगर ये एक ब्लॉक बना हुआ है, यहाँ से ये एक जो है ना ब्लॉक नीचे को स्लाइड कर रहा है, तो इसकी स्पीड से फ्रिक्शन का कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा जो एरिया है उससे उसका फ्रिक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उसमें हम काउंट करेंगे, तो इसमें आप देख लीजिएगा नॉमिनल फोर्स पे डिपेंड करती है, और उसके बाद सरफेस टेंशन रेलेवेंट इस पे भी करती है, लुब्रिकेंट यूज उसमें जाहिर सी बात है आपके सरफेस जो है वो चेंज हो जाएगी, तो ये एरिया दिया हुआ है, तो एरिया से जो है ना उसका फ्रिक्शन का कोई लिंक नहीं होता, ठीक है जी। इसका आंसर जो है वो बी है 16 का। उसके बाद हम 17 पे आ जाते हैं। आफ्टर डिसेंडिंग अ स्लोप अ स्काई कोर्स ऑन अ लेवल स्नो फॉर 20 मीटर, इसका मुझे नहीं पता, इसका अगर किसी को पता है तो बता दें। फॉर 20 मीटर before coming at to a stop, the coefficient of friction between sky and snow is 0.5 the sky speed। अच्छा वो स्पीड पूछना बेसिकली इसमें चाह रहे हैं, तो अच्छा वो इसमें बेसिकली मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे आइडिया तो वो ये होगा कि काइनेटिक जो है ना एनर्जी वो होगा पोटेंशियल एनर्जी वाला और काइनेटिक एनर्जी वाला जो है ना वो होगा, यानी कि आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अगर यहाँ पे अगर किसी को फर्दर पता है तो वो बता दें। ये फार्मूला फ्रिक्शन वाले केस में हम नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्रिक्शन वाले केस में एनर्जी कुछ लॉस हो रही है, लूज हो रही है, तो इसमें नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पे हम देख लेते हैं इसको करके। अगर किसी को इसका है पता तो शेयर कर दें ज़रा, किसी को भी अगर इसका आइडिया है क्वेश्चन का तो वो माइक ऑन करके शेयर कर दें। मैं सॉल्व करके बाद में शेयर कर दूंगा, इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा कंप्लीट। चले ठीक है। इसमें बस एक बात याद रखिएगा कि वो मतलब वी एफ की वेलोसिटी पूछ रहे हैं, आपकी फाइनल वेलोसिटी। आई थिंक उसने इनिशियल जो वेलोसिटी ना उसको वो गिवन होगी है, उसको पता होगा, इस तरह से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। मैं भी इसको देख लूंगा, अगर इसका मुझे सोल्यूशन मिला तो मैं फिर इसका जो है ना सोल्यूशन सेंड कर दूंगा। अच्छा 18 जो है हमारे पास क्वेश्चन वो ये है कि अ गर्ल ऑन अ स्विंग वेरीज इन हाइट डी 60 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड और टू 180 सेंटीमीटर द गर्ल ग्रेटेस्ट वेलोसिटी। अच्छा उसमें उसने वेलोसिटी पूछी हुई है, तो वेलोसिटी के लिए जो है ना सबसे पहले हमें उसका जो है फार्मूला पता होना चाहिए। इसमें सिंपल सा फार्मूला मेरे ख्याल में ये होगा कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा हमें एक चीज़ का तो हमें पता है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी लूज करते हैं तो उसके जो अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास गेन हो रही होती है, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी का हम फार्मूला लिखें एम जी इज इक्वल टू, उसमें दो हाइट है हमारे पास, H2 माइनस H1 आ जाएगा, और इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर जो कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है।
और यहाँ पे m हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे और g के साथ हम उसकी वेलोसिटी फाइंड करेंगे जो कि v स्क्वायर है। और इसमें h2 हमारे पास जो है वो, अच्छा ये हमारे पास सेंटीमीटर में, इसको मीटर में करेंगे। 6 जो 60 है वो ये हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और 180 जो है ना 1.8 हो जाएगा, यानी 1.8 माइनस 0.6, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ग्रेविटी से 9.8। और इस तरफ जो है मेरे ख्याल में यहाँ पे आई थिंक क्या है यहाँ पे एम, अच्छा ठीक है मैथ्स है, मैथ्स यहाँ पे दिया हुआ उसने, ठीक नहीं नहीं सॉरी 1.2 है ना, 1.2 0.5 हो जाएगा, 0.5 वी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वो इसका आंसर आई थिंक आ जाएगा इस तरह से। ये मुझे बता दें मैं सही कर रहा हूँ, अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे बता दें। ठीक है। ठीक है जी, इसको इस तरह से सॉल्व करके इसका आंसर जो है ना आप फाइंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवाज़ कम आ रही है, करेक्ट, ठीक है। आवाज़ मुझे बता दें अब ठीक आ रही है? जी आप ठीक आ रही है। अच्छा, इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन जो है इसमें तो आपको पता सिंपल सा है कि अगर मोमेंटम जो है इन इलास्टिक कोलिजन में हमारे पास मोमेंटम कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो लूज हो जाती है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ जो है ना कोलिजन एनर्जी के जो है ना वो रिलीज हो जाती है जो कोलिजन हो रही होती है। और जो इलास्टिक कोलिजन होती है उसमें जो हमारे पास नेट काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, लेकिन उसमें सम हाउ जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपने इसका तो सिंपल डेफिनेशन इसने पूछी हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, ये जो है ना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा हुआ कि एक इलेक्ट्रोस्कोप है, तो उसने बताया हुआ कि वो डिवाइस होती है मेटल नॉब के साथ, उसमें मेटल स्टेम होती है, फ्रीली हैंगिंग मेटल लीव यूज टू डिटेक्ट चार्जेस। उसने ये बताया हुआ कि ये जो हमारे पास डिवाइस होती है ये चार्ज की डिटेक्शन के लिए यूज होती है, जिसकी 2 लीव्स होती हैं, एक हमारे पास नॉब होती है। तो उसने आगे ये पूछा हुआ है कि एक पॉजिटिवली चार्ज ग्लास, अगर हम एक ग्लास को यहाँ पे पास लेके आते हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर, तो सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोड लीव्स, तो ये जो लीव्स हैं ये हमारे पास क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, रिमेन सेम, किस तरह से रहेंगे? तो ये हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है जब हम इसके पास लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके नोब के ऊपर आ जाएंगे, जो इन रिजल्ट ऑफ इनके लीव्स के ऊपर दोनों चार्ज आ रहे होंगे। तो जब इनके लीव्स के ऊपर आ जाएंगे तो ये दोनों सेम चार्जेस हैं, तो सेम चार्जेस की वजह से दोनों आपस में जो है ना रिपेल कर रही होंगी, ठीक है, यानी कि आपस में एक दूसरे को रिपल्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो दोनों पे डिफरेंट चार्जेस आ रहे होंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ रहा होगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में जो है ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, उसमें फिर डिक्रीज हो रहा होगा। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा कंसेप्ट आप माइंड में रख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 21 है। 21 जो है उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास आंसर 20 का आपने क्या बताया? सॉरी 20 का आंसर आपने क्या बताया? इंक्रीज, हाँ इंक्रीज है, क्योंकि वो डिक्रीज पे टिक लगा हुआ था ना पहले। नहीं डिक्रीज का नहीं। अच्छा जी, आगे हमारे पास 80 dB जो है साउंड है, वो कह रहा है रिलेटिव टू द 30 dB साउंड इज मोर इंटेंस बाय द फैक्टर ऑफ। अच्छा, इसमें सबसे पहले तो फैक्टर का उसने पूछा है। फैक्टर का मतलब ये है कि अगर हमारे पास I1 एक साउंड है या T1 एक साउंड है और T2 जो है वो सेकंड साउंड है, तो इसका फैक्टर उसने पूछा हुआ है। सबसे पहले हमें T1 को फाइंड करना पड़ेगा, फिर T2 को फाइंड करना पड़ेगा। इसमें जो फार्मूला हमारे पास लगेगा वो S इज इक्वल टू 10 log T1 ओवर T नोड। ठीक है, अब यहाँ पे जो T नोड है हम बारी बारी एक दफ़ा 30 पुट करेंगे, एक दफ़ा 80 पुट करेंगे जी। I1 over I नॉट इंटेंसिटी है ये, सॉरी इंटेंसिटी है I1 over I नॉट। सॉरी आई नोट, सॉरी ये I1 और I नोट है, तो I नोट जो हम एक दफ़ा 30 पुट करेंगे, एक दफ़ा 80 पुट करेंगे, एक दफ़ा हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी और एक दफ़ा I2 की वैल्यू आ जाएगी, और इस दोनों को हम जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आई डोंट नो इसका आंसर कौन सा इसमें दिया हुआ है, लेकिन ये फार्मूला आप देख जी। 10 to the power 5 आई थिंक आएगा। 10 रेज, ठीक है, ये डी इसका आंसर है। इसमें ना फार्मूला देख लीजिएगा, ये फार्मूला इसका होता है यूज। शोएब, अच्छा इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, जो आई नॉट है ना वो हमारे पास फिक्स्ड होता है, वो 1 × 10⁻⁻12। तो ऊपर जो आपने I1 लिखा है वो हमने पहले फाइंड करना है और फिर हमने यही फार्मूला चूज करना है दूसरे वाले के लिए, तो वहां से I2 होगा, फिर हम उनको डिवाइड करेंगे। लेकिन जो I नॉट है वो फिक्स्ड होता है। मतलब कि जो एस हमारे पास है ये चेंज होगा, ये एक दफ़ा 30 आएगा और एक दफ़ा 80 आएगा, और जो आई नॉट है वो 10 रेज की पावर -12 होगा, इस तरह से ही है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, और I1 और I2 को हमने फाइंड करना है। ठीक है, ठीक है।
यानी कि अगर मैं लेट्स सपोज 80 को यहाँ पे कर लेता हूँ तो 80 इज इक्वल टू 10 log I1 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। यहाँ पे हाँ बिल्कुल। 8 हो जाएगा, और अगर लॉग को ख़त्म करेंगे तो 10 की पावर आ जाएगी, और यहाँ पे जो है वो 10 की पावर माइनस 12 आई नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फर्दर मेरे ख्याल में 10 की रेज़ की पावर माइनस 4 आ जाता है I1 जो है। ठीक है, इसी तरह से I2 भी फाइंड करना है उसको, फिर जो जो भी आ रहा होगा 10 रेज़ की पावर 5 आ रहा होगा। इसी तरह से हम इस बता दें ज़रा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखो दूसरी साइड पे नहीं, दूसरी साइड पे 8 है ना, तो जब आप लॉग को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो इनवर्स हो जाएगा। वो उसकी पावर में आ जाएंगे ना। अच्छा सिंपल सा यूं इसको कर रहे इनवर्स हैं, सिंपल सा यूं कर रहे हैं, मैं देखें शेयर कर दूंगी। एस की दो वैल्यूज आ रही है ना, एक 80 आ रही है और एक 30 आ रही है। इन दोनों को लेफ्ट साइड पे माइनस करने और राइट साइड पे उनकी लॉग वाली दोनों वैल्यूज को माइनस करने। तो जी एक फार्मूला लिखें इसके आप, 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 80 माइनस 30 इज इक्वल टू 10 log I1 डिवाइड बाई I2। इससे आ जाएगा आंसर। हाँ जी, इसमें I1 और I2 आप फाइंड कर लें, क्या आएगा। नहीं, एट अ टाइम तो नहीं फाइंड कर सकते। इसमें तो दो वो अननोन आ गए, दो इसमें दो अननोन आ गए ना। नहीं, I1 और I2 उन दोनों का डिफरेंस ही आएगा ना। ऊपर I1 I1 माइनस और I2 डिवाइडेड बाय I नॉट होगा मेरे ख्याल से। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। अब यहाँ पे 50 आ जाएगा ना, 50 का जब हम खत्म करेंगे 10 तो 5 रह जाएगा, और इसका लॉग आ जाएगा तो 10 के पावर 5 आ जाएगा। तो आप सही कह रहे हो। हाँ जी, सही है, ठीक है। ये उसी तरह बस हमने लेफ्ट साइड को भी और राइट साइड को भी जब माइनस किया ना, तो एक में दोनों में log 10 जो नीचे आ रहा था, log 1 ओवर I नॉट जो आ रहा था ना, वो दोनों के आपस में माइनस हो गए हैं। और वो उसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करके ये फार्मूला हमारे पास बन गया। बिल्कुल ठीक है, ये बल्कि ज़्यादा फार्मूला बेटर है, इसको आप देख लें। अच्छा, हमारे पास जो कमेंट में कुछ 21 कह रहे थे, क्वेश्चन। एक्सप्लेन करना। जी 20 को दोबारा एक्सप्लेन करने का कहा है कमेंट में किसी ने। 20 को दोबारा एक्सप्लेन करने का। अच्छा, मैं कर देता हूँ एक्सप्लेन। उसमें उसने कहा था कि हमारे पास ना दो साउंड की इंटेंसिटीज हैं। हमारे पास जो I1 है, 20 सॉरी 20 को 20। अच्छा 20 में ये कह रहा है कि इलेक्ट्रोस्कोप, बेसिकली ये इलेक्ट्रोस्कोप है। ठीक है, इसके ऊपर हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज है, और ये हमारे पास नॉब होती है, ये हमारे पास दो लीव्स होती हैं। अब होता है इस तरह से कि जब यहाँ पे कोई भी इसके साथ मटेरियल आके इसके करीब आता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, तो उसके ऊपर यहाँ पे इफेक्ट होता है। अगर वो नेगेटिव चार्ज हो तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे क्या होता है कि इसकी एक प्लेट जो लीव होती है उसमें नेगेटिव आ जाता है और दूसरे पे पॉजिटिव आ जाता है। इन केस में दोनों की अट्रैक्शन होती है, तो वो फिर आपस में अट्रैक्ट होने की वजह से डिक्रीज हो जाता है उनका, जो उनकी लीव्स होती हैं। तो यहाँ पे उसने ये कहा है कि जो नेगेटिव चार्जेस नहीं आते। इसको आप इस तरह से देख सकते हैं कि जब नेगेटिव चार्ज इसके पास आएगा ना, तो अट्रैक्शन की वजह से जो लीव्स के दरम्यान, लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये भी ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर नॉब में चला जाएगा। अब ये जो लीव्स हैं ये रिपेल क्यों कर रहे थे, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज था। अब इनके ऊपर लीव्स के ऊपर चार्ज या डिक्रीज हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अगर इन केस डिक्रीज भी होता है तो इनके दरमियान जो वो है, क्या नाम है, सेपरेशन है, वो डिक्रीज हो जाएगी। नहीं, अगर हम यहाँ पे ग्लास की रोड लेके आते हैं, उसकी उसकी वजह से क्या है, किस तरह से इफेक्ट होगा? इस वजह से ये होगा ना, वो नेगेटिव अगर लेके आते हैं ना, तो लीव्स के पास जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये भी अट्रैक्शन की वजह से ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उस नेगेटिव चार्ज ने इन पॉजिटिव चार्जेस को भी अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ। ठीक है, और अगर हम पॉजिटिव लेके आते हैं तो फिर ये रिपेल होंगे। पॉजिटिव में क्या, हाँ रिपेल होंगे, तो ऊपर नॉब के भी जो चार्जेस हैं वो नीचे लीव्स में आ जाएंगे। ठीक है, ओके। ठीक है, तो नीचे जब पॉजिटिव चार्ज यानी कि दोनों लीव, पहले दो चार्जेस अब तीन तीन चार्जेस हो गए, तो रिपल्शन ज़्यादा होगी इनके आपस में, तो फिर ये सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी इनके दरमियान। सही है, इसकी इनकी अट्रैक्शन किस केस में होगी, नेगेटिव के चार्ज के केस में? हाँ, नेगेटिव के केस में ये पॉजिटिव चार्जेस चूंकि ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इनकी आपस में रिपल्शन यानी कि डिक्रीज हो जाएगी, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया ना, नहीं, यहाँ तो पे जब रिपल्शन। ये तो फिर न्यूट्रल हो जाएंगे दोनों लीव्स। हाँ, अगर न्यूट्रल भी हो जाते हैं तो फिर एक दूसरे के पास आ जाएंगे ये, क्योंकि रिपल्शन खत्म हो गई इनके दरमियान की। तो नेगेटिव किस केस में होंगे, मतलब दोनों पे डिफरेंट चार्जेस किस केस में होंगे? डिफरेंट चार्जेस नहीं आएंगे इनके ऊपर चार्जेस सेम ही रहेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ तो पॉजिटिव दोनों रह सकते हैं या फिर दोनों नेगेटिव रह सकते हैं। हाँ, दोनों नेगेटिव रह सकते हैं। बस इसको आप ये देख लेना, अगर वो उल्टा करके दे देता कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देता है, इस चीज़ से याद रखें कि जो आप रॉड पास ला रहे हैं ना, अगर उसका चार्ज नॉब के चार्ज के साथ सेम है,
तो वही चार्ज नीचे लीव्स पे शिफ्ट होगा और सेपरेशन ज़्यादा हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। और अगर डिफरेंट चार्ज ला रहे हैं तो लीव्स का चार्ज ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ड्यू टू अट्रैक्शन, और नीचे फिर लीव्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे या उनके दरमियान में फोर्स कम हो जाएगी। ठीक है। वैसे भी इसका ना दफा स्टडी कर लीजिएगा इलेक्ट्रोस्कोप को, किसका जो है प्रिंसिपल किस तरह से वर्क करता है। हाँ ये 10th की बुक में है ये वाला भी, और 21 क्वेश्चन भी, ये दोनों 10th की बुक में से आए हैं। अच्छा अच्छा, ये दोनों 10 के बुक्स हैं, कंफर्म है? हाँ जी ये 10th की बुक। ये कहीं मॉडर्न फिक्स से तो नहीं आया? चैप्टर्स नहीं 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 नहीं। वो पता नहीं आपको क्यों मिसगाइड कर रहे हैं जानबूझ के, जो भी मैसेज कर रहे थे। ये सारा पेपर भी अगर आप देखें ना तो ये 2-3 क्वेश्चन शायद 10th की हाँ बुक मैंने में बल्कि ना रीड किया था सारा क्वेश्चन, तो मुझे ऐसा सच कोई क्वेश्चन लगा नहीं कि जो आउट ऑफ सिलेबस हो उसमें। वो क्वेश्चन बता रहे हैं 20 और 21 जो है ये मैट्रिक की बुक में से दिए गए हैं। कौन से चैप्टर्स हैं ये 10th की बुक में से? 10th की बुक में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला चैप्टर है ना, तीसरा, आई थिंक तीसरा नहीं है चौथा है शायद, उसमें से ये क्वेश्चन नंबर 20 है। और जो दूसरा 21 है ना वो साउंड वाले चैप्टर में से, चैप्टर नंबर 2 में से। 21 चैप्टर 2 में से है और चैप्टर नंबर 4 में से 20, क्वेश्चन नंबर 20 आप देख लें, बिल्कुल ये वहाँ पे होंगे दोनों फार्मूलास। ठीक है, अब आवाज़ मेरे ख्याल में ठीक आ रही है हमनान के। अच्छा जी, हम 22 पे आ जाते हैं, हम इसको फिनिश करते हैं। 22 में वो ये कह रहा है कि हमारे पास वर्क जो है वो 1 जूल है, और उसमें चार्ज जो है हमारे पास 1.0 कूलम है। तो 2 पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस जो है फाइंड पूछना चाह रहा है। तो इसमें वर्क डन जो होता है हमारे पास क्यू वी, ये वाला फार्मूला रहेगा, और यहाँ पे जो हमारे पास वी है इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होगा। सिंपल सा यहाँ पे फार्मूला है कि आई थिंक ये हमारे पास ए इसका आंसर आता है। इसके बाद हमारे पास इस 23rd क्वेश्चन है। 23rd में जो है वो ये पूछ रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसका तो आपको मैथम चैप्टर में बताया था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं हमारे पास मैग्नेटिक वेव के। ठीक है, तो इस हिसाब से देख लें कि कौन सा है आपके पास क्वेश्चन। ठीक नहीं ये चीज़ नहीं है तो इसमें, परपेंडिकुलर इसमें होता है। कॉन्सेप्ट ये है। जी जी बता दें आप। हाँ इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें 3 डायरेक्शंस होती है ना, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एक वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन। ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो वाइब्रेशंस वो अलॉन्ग एक्स एक्सिस हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वाइब्रेशंस अलॉन्ग वाई एक्सिस हैं, तो जो वेव मूव कर रही होगी वो अलॉन्ग जी एक्सिस मूव कर रही होगी। तो इसका जो सी ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टू वेव डायरेक्शन, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इन दो, मैग्नेटिक फील्ड की जो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है जी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगी और वेव की मोशन की डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, मैंने इसका हमदान एक क्वेश्चन देखा था कि जिसमें वो कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे क्या इफेक्ट होता है, तो आई थिंक वो इंक्रीज ही होंगी फिर इसी तरह से है ना। ये वो क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ उसकी डायरेक्शन के बारे में है। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ, अगर वो किस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने से मैं, हाँ वो तो फैराडे लॉ है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आपस में रिलेशन ये है कि एक को इंक्रीज करें तो दूसरी भी इंक्रीज करती है। ठीक है, ठीक, एक में चेंज को आप ज्यादा, चेंज को ज्यादा उसको ना इंक्रीज करें तो चेंज को आप, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा तेजी से चेंज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है जी। अच्छा ये क्वेश्चन 23rd आपको है, किसमें कंफ्यूजन है तो दोबारा अगर पूछ लें, अगर किसी को है कोई मसला तो। 25 पे हम मूव करते हैं। 25 में वो ये कह रहे हैं अ फिजिक्स स्टूडेंट नोटिस दैट अ 4.0 वेव। जी 24, a physics student noticed that 4.0 wave arrive at a beach every 20 सेकेंड। द फ्रीक्वेंसी, सबसे पहले तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है 1 और टी यूज़ होगा, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट जो है वो ये देखना है आपने कि 4 वेव का वो कह रहा है। तो अगर 1 वाइब्रेशन होती है तो इसका मतलब ये है कि आपकी 1 वेव होती है। तो अगर यहाँ पे अब कह रहे हैं कि 4 वेव्स हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी 4 वाइब्रेशन होंगी। यहाँ पे 4 वाइब्रेशन की वजह से 4 वेव्स होंगी। तो एफ इज इक्वल टू 4/20 सेकेंड है आपके पास टाइम इसका। इसको डिवाइड करके देख लें क्या इसका आंसर आता है। 0.20 आंसर आता है, कोई कंफर्म कर दे अगर। जी 0.2 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम 25th पे जाते हैं। 25th में वो कह रहा है कि द रिजॉल्विंग पावर ऑफ लेंस कैन बी इम्प्रूव बाय इंक्रीजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर इसका किसी को पता है तो बता दें। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर रिजॉल्विंग लेंस को इसका जो होता है ना वो डायरेक्ट रिलेशन होता है डायमीटर के साथ। अगर उस डायमीटर इंक्रीज कर दें तो उसका जो लेंस की पावर होती है ना वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगर इससे फर्दर किसी को इसका F पता इक्वल है। टू 1/d फार्मूला होता है इसका, जी F इक्वल टू 1/d होता है फार्मूला। नहीं नहीं, मुझे इसका रिजॉल्विंग पावर का फार्मूला है एक इसका ना, 10th की बुक में भी है और सेकंड ईयर की बुक में भी है, सॉरी फर्स्ट ईयर की। ये किसी को अगर पता है तो वो ज़रा बता दें
चैट में। ए ही फिलहाल रखें, वरना अगर कुछ चेंज हुआ तो मैं टेंथ देख के बता दूंगा, मुझे फार्मूला नहीं याद एक्चुअली इसका। ये आई थिंक इसने किया है कि ये आंसर है p इज इक्वल टू ये 1 किस मैसेज भी कर दिया, p इक्वल टू 1/d, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू 1/d। ये भी 10th की बुक से क्वेश्चन है। 1/t। ठीक है, ये मुझे कर सकता है हमदान थोड़ा सा बता दें इसका। p इज इक्वल टू 1/d जो उसका होता है ना, रिजॉल्विंग पावर होती है। जी जी, ये 10th की बुक में ज्योमेट्रिकल ऑप्शन ऑप्टिक्स का जो तीसरा चैप्टर है ना, उसमें है ये फार्मूला इसका। वो तो टेलीस्कोप के p केस इज इक्वल टू 1/d टेलीस्कोप के केस में नहीं वहाँ किसी भी बताया। ऑब्जेक्ट का, अच्छा ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिजॉल्विंग पावर का। ये होता है जी p। रिजॉल्विंग पावर बेसिकली ये होती है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना अगर, तो उनको डिस्टिंग्विश कैसे करने की जो पावर है, कि वो ठीक ठीक बता सके कि ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, या उनको उनको कह लें कि मिक्स करके एक ही ऑब्जेक्ट बता रहा है। तो दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंग्विश करने की जो एबिलिटी होती है वो रिजॉल्विंग पावर होती है। ठीक है जी। अच्छा, हम इस पे अब नेक्स्ट आ जाते हैं एमसीक्यूज में 26 के ऊपर। उसमें कह रहा है द फोटोन इन अ रेड लाइट हुज वेवलेंथ इज, उसमें वेवलेंथ बताई हुई है। शोएब क्वेश्चन 25 दोबारा बता दो। उसमें उसने रिजॉल्विंग पावर का पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो हमारे पास उसका फार्मूला होता है हाँ 1/d उसका की, फार्मूला बता दें। 1/d होता है, ये हमदान ने बताया हुआ है। और ये क्वेश्चन वो अच्छा मेरी बात सुनो। अच्छा एक सेकंड, उसमें उन्होंने कहा है कि बाय इंक्रीजिंग द डायामीटर, ठीक है, अगर डायामीटर इंक्रीज करें तो पावर डिक्रीज हो रही है, लेकिन क्वेश्चन में है कि पावर किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। किस चीज को चेंज करके इम्प्रूव कर सकते हैं ना, लेकिन इंक्रीज और हमदान हाँ डिक्रीज। लेकिन अगर हम इसको इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग, अगर हम डायमीटर इंक्रीज करते हैं पावर तो अगर आप जी इंक्रीज करते हैं तो पावर फिर इम्प्रूव तो नहीं हो रही ना। एक्सक्यूज मी, जी जी, ये डायरेक्ट रिलेशन बनेगा ना इस तरह से, तो पावर का डायरेक्ट होगा तभी फिर डायमीटर इंक्रीज करने से वो इंक्रीज होगी। हाँ मैं बिल्कुल। फार्मूला लेकिन ये देख के बता दो। मैं वही बताया था कि जो मैंने रीड किया था उसमें ये दिखा था कि जो पावर होती है ना वो लेंस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है डायमीटर के, यानी डायमीटर इंक्रीज करें तो पावर की लेंथ बढ़ जाती है। ये थोड़ी शॉर्ट शॉर्ट सी बात है वैसे, लेकिन अब वो फार्मूला के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो नहीं मैच कर रही चीज। लेकिन जो नहीं जो आप कह रहे हैं ना एक मिनट, मेरे पास वो बुक ठीक है, है। मैं ओपन करके आपको भी फार्मूला देख के बता देता हूँ। जी जी, इस तरह से तो इसका इनवर्स रिलेशन बनता है। मेरे अच्छा, ख्याल ठीक में है। मेरे ख्याल में जो आपने बताया ना हमदान, वो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग में बताया, वो मेरे ख्याल में फार्मूला होता है p इज इक्वल टू 1/222। फिर वो फ्रीक्वेंसी इस तरह का कह रहा हूँ, सॉरी, जो इस तरह का फार्मूला होता है वो। वो फिर अगर फोकल लेंथ के साथ हो तो फिर ऑब्जेक्ट की बात होनी चाहिए। लेकिन जो पता नहीं, अब इसका इसका भी हम देख लेंगे, इसको फिर डिस्कस कर लेंगे ग्रुप के अंदर। चले आप आगे चले, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं बता देता हूँ। p is equal to 1/d, p is equal to 1/f in case of length। 1/f मतलब कि f में यहाँ पे क्या फोकल लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। जी p is equal to 1/f। चलें इसको मैं अगर देख लेता हूँ, आप आगे चलिए। ठीक है, इसको फिर हम बाद में कर देख लेंगे। अच्छा जी, हमारे पास 20 कौन सा अभी 27 है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन सेपरेटेड। अच्छा 26 हमारे पास रह गया। द फोटोन इन रेड लाइट हुज वेवलेंथ इज 650 nm नैनोमीटर बताई हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वेवलेंथ गिवन है, और यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला हमने पीछे पढ़ा था एनर्जी का, इज इक्वल टू एच एफ। यहाँ पे एफ जो होता है हमारे पास c बाय वेवलेंथ होता है, और ये इसको जब हम फर्दर करते हैं तो ये एच सी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ आ जाता है। और एच जो है हमारे पास ये भी कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू 6.63 समथिंग होती थी, और इसकी मुझे अभी वैल्यू नहीं पता, और ये वेवलेंथ आपको दी हुई है। इसको इस फार्मूला में पुट करके तो आपको एनर्जी जो है ना वो पता चल जाएगी। प्लैंक कांस्टेंट होता है एच की बेसिकली। वैल्यू वो एच की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34। 6.63। अगर कोई साथ साथ ना टैली करता जाए अगर जो है ना चीज़ें, ताकि मैं यहाँ पे राइट कर दूँ और रिकॉर्डिंग में भी सेव हो जाएंगे। 10⁻−34 है। ठीक है। 10⁻³ और सी की कितनी वैल्यू होती है? 3 × 10⁻8। अच्छा, वो मतलब में चार्ज है आपका फोटोन का। ओके ठीक है, अच्छा ठीक है, 10 की पावर नहीं, फोटोन का चार्ज होता ही नहीं है, सी स्पीड है।
स्पीड नहीं ऑफ नहीं लाइट। फोटोन का चार्ज होगा मेरे ख्याल में। अच्छा ठीक है, मैं भी फोटोन न्यूट्रल पार्टिकल। जी जी ठीक है ठीक। अच्छा जी, ये आपका इसमें पुट होगा और उसके आपके पास 650 10⁻⁹ जो है -9 यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और आपका आंसर आई डोंट नो किसमें कौन सा आंसर है। डी, आई थिंक डी ऑप्शन है इसमें, डी पे मार्क हुआ है इसका जो आंसर है वो डी है। सी प्लैंक कांस्टेंट है ना? जी जी, सी जो है प्लैंक कांस्टेंट नहीं, सी प्लैंक कांस्टेंट नहीं है आपके पास, एच जो है वो नहीं प्लैंक एच कांस्टेंट। अच्छा जी सी स्पीड नेक्स्ट, ऑफ लाइट का है। जी जी नेक्स्ट जो है हमारे पास उसमें ये कह रहा है कि अप्रोक्सीमेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू, जी मिनाहिल का रेज हैंड है, टू फोटोन सेपरेट बाय डिस्टेंस। यहाँ पे हमारे पास उसने आर दिया हुआ है, ठीक है सबसे पहली बार, और सबसे पहली बार आपको फोर्स का फार्मूला पता होना चाहिए हमें। जिसमें ये तो सिंपल था, आपको आंसर है इसका आर स्क्वायर। यहाँ पे हम आर की वैल्यू हमें दी हुई है, दो हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज के 1.6 इसमें प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है, लेकिन उसमें पॉजिटिव साइन आ जाता है क्योंकि प्रोटॉन हमारे पास पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन का जो चार्ज होगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 होगा, ये हम पुट करेंगे। और ये दो चार्ज दोनों सेम चार्ज है हमारे पास। और जो हमारे पास के जो है, के कॉन्स्टेंट हमारे पास 9, ये 9 है यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ जी। और यहाँ पे आर जो है हमारे पास उसने गिवन दिया हुआ 1.10⁻⁶। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें से आ जाएगा सी, आई थिंक टिक मार्क हुआ हुआ है, तो सी इसका आंसर होगा। उसके बाद हमारे पास 28 है। 28 में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो, एक्सक्यूज, जी जी इसमें 1.6 का 10⁻⁻19 ये क्या चीज है इसके? ये चार्ज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ये जो आपके पास प्रोटॉन होता है ना, पॉजिटिव पार्टिकल होता है, उसका अपना एक चार्ज होता है, उसका जो चार्ज होता है ना वो इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है, वहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन यहाँ पे लग रहा होता है इलेक्ट्रॉन के केस में, लेकिन अब प्रोटॉन है तो प्रोटॉन के केस पे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन लगेगा क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल है। तो जी यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि बीटा रेज जो है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन होती हैं, उसमें जो है क्वेश्चन वो कह रहा है कि नॉकआउट फ्रॉम आउटर शेल को नॉकआउट करते हैं। अच्छा बीटा रेज का मैं आपको बता देता हूँ, ये हमने लास्ट कल पढ़ा भी था आई थिंक। उसमें ये होता है कि जो बीटा रेज होती हैं वो 3 काम कर रही होती हैं हमारे पास। एक तो वो न्यूट्रॉन के कन्वर्जन में इन्वॉल्व होती हैं, और